नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब ये देख ही रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बुरी तरीके से तबाही का मंजर चल रहा है। बुरी तरीके से कुदरत ने जो है अपना कहर हिमाचल प्रदेश के ऊपर बरपाया है। और इस सब चीज़ों के अंदर मुझे अभी भी ये शर्म आ रही है देख करके कि हम लोग ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं। ये जो सब कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। आज भी लोगों से जब मैं बात करता हूँ, जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि लोग अपने सवालों को पहुंचाते नहीं हैं अपने नेता तक, लोग अपनी बातों को अपने नेता तक नहीं पहुंचाते, उनको अकाउंटेबल नहीं बनाते, उनको जवाबदेह नहीं बनाते, उनसे नहीं पूछते कि हमने जब तुम्हें जिताया था तो तुम्हारे ये वादे थे हमारे साथ। हमने जब तुम्हें जिताया था तब तुमने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश को तुम उन्नति और प्रगति की ओर लेकर के जाओगे, लेकिन तुम्हारे उस वादों का क्या हुआ? कहाँ गए तुम्हारे वो वादे? ये सब चीजें जो हमारी जनता है वो पूछ ही नहीं गई। दूसरी चीज जो जनता नहीं कर रही, और मैं जब लोगों से बात करता हूं तो मुझे पता चलता है ये कि जब भी उनसे पूछो कि आपको उन्नति क्या लगती है, आपको प्रगति क्या चीज लगती है, आपको क्या लगता है कि विकास है, तो बोलते हैं कि बहुत बड़ी सड़कें बन गई, टनल्स बन गई, ये सब विकास है। ये विकास नहीं है, ये लालच है आप लोगों का। और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने ये बात की और मैंने पूछा उनसे कि आपको क्या फायदा हुआ जब ये 4 लेन बना। जब भी ये 4 लेन बन रहा है, जहां टनल्स बन रहे हैं, कहीं एक्सपेंशन हो रही हैं, कहीं सड़कों को बिना किसी बात के बढ़ाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, पहाड़ों के पहाड़ काट दिए जा रहे हैं, इलीगल माइनिंग्स तक हो रही हैं, रेत पत्थर बजरी को निकाला जा रहा है हमारे प्रदेश से, पेड़ों को काटा जा रहा है हमारे प्रदेश के अंदर, तो वो क्या विकास है? जब मैं पूछता हूँ लोगों से तो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ पर फलानी चीज बनेगी, यहाँ पर कहीं बड़ा हॉस्पिटल बना दिया जाएगा, कहीं पर कुछ हो जाएगा। वो तो चलो मैं कहता हूँ हॉस्पिटल बनाना, वो सब फिर भी 1% मैं मान लूंगा कि चलो विकास है, 1% मानूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। लेकिन जब आप सड़कों को चौड़े होने को विकास समझते हो, सड़कों को ज्यादा बड़ा बनाने को आप विकास समझते हो, तो मुझे शर्म आने लग जाती है। और उस समय पर लोग कहते हैं कि हमारी जमीनें महंगी बिकती हैं। जब ये सब कुछ होता है उसके बाद हमारी जमीनों के रेट बढ़ जाते हैं। तो भाई साहब, जमीनों के रेट को के बढ़ जाने को ना विकास नहीं कहते, इसको लालच कहते हैं। ये आप लोगों का लालच है। आपको ये लग रहा है कि आज 4 लेन हो गई, इससे एक दिन पहले मेरी जमीन का रेट अगर 50,000 था, 4 लेन होने के बाद उसी जमीन का रेट जो है वो 2 लाख रुपए हो गया, और आप बहुत खुश हो रहे हो कि यार मेरे को तो अपनी जमीन रेट जो है बहुत ज्यादा मिलेंगे, बहुत बेहतरीन कमाई मेरी हो जाएगी। लेकिन आप ये चीज नहीं सोच रहे हो कि उसके लिए आपको पहले अपनी जमीन को बेचना पड़ेगा। यानी कि आप जो पहले उस जमीन के मालिक थे, अब आप वो मालिक नहीं रहोगे। उस जमीन को आप बेच करके किसी और को दे दोगे। अब वो कोई भी हो सकता है। अब उस जमीन को बेचने के बाद उसका उपयोग किसी भी तरीके से किया जा सकता है, चाहे उस पर दुकान बने, चाहे उस पर ऑफिस बने, चाहे उसमें इलीगल काम किया जाए, चाहे उस जमीन के अंदर एग्रीकल्चर का काम किया जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप जब उस जमीन के खुद मालिक थे तो आपके पास एक बहुत बड़ी जमीन थी जिसमें आप कुछ भी काम कर सकते थे, स्वयं भी कुछ भी काम कर सकते थे। लेकिन आपने उसको बेच दिया, आपने उसको एक वैल्यू के साथ जोड़ दिया, एक पैसे के अमाउंट के साथ जोड़ दिया। और बहुत सारे लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर कई कई करोड़ों में जमीनें बेची, और कई करोड़ों में जमीनें बेच के किया क्या, अपने घरों को बड़ा बना लिया, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, और उसके बाद उनको लगा कि विकास हो गया। लेकिन कुदरत ने बता दिया ना आपको कि विकास क्या है। वही जो बड़े बड़े घर बने थे वो सारे घर ढह गए, लेकिन उनके साथ साथ जो गरीब लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, उनके घर भी ढह गए। वो लोग भी इसमें प्रभावित हुए जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इन सब चीजों में। वो लोग भी प्रभावित हुए हैं इन सब चीजों से जिनका कोई लेना देना ही नहीं था इन सब चीजों से। लेकिन बहुत सारा नुकसान हुआ है, इससे आप अपनी आंखें नहीं मूंद सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हिमाचल प्रदेश में आज नुकसान नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि हिमाचल प्रदेश में जो विकास है उसको सही ढंग से किया गया। अगर विकास को सही ढंग से किया गया होता तो चाहे प्राकृतिक आपदा भी आती, उससे इतना बड़ा नुकसान नहीं होना था। दूसरी चीज जो मैं बार बार कहता रहता हूं, अपनी हर वीडियोस में ये कहता हूं, हमारे प्रदेश के अंदर सिटी का जो डिजाइन है वो बहुत वाहियात है, घटिया है। बड़ी से बड़ी सिटीज को आप देखो, ढंग से डिजाइन नहीं किया गया है। एक बिल्डिंग के साथ दूसरी बिल्डिंग जुड़ी हुई है। अगर आप शिमला जैसे शहर के अंदर जाओ, वहां पर आपको सीढ़ियों में चलने की जगह भी नहीं मिलेगी। इतनी टाइट सीढ़ियां वहां पर हैं, 2-3 व्यक्ति वहां पर एक साथ नहीं चल सकते। अगर कोई बीमार हो जाए तो उस तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। अगर किसी के घर में कोई घटना हो जाए वहां तक पुलिस नहीं पहुंच सकती। अगर कहीं आग लग जाए वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती। आपकी इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुंच सकती। इस तरह के घटिया डिजाइन के साथ आप रह रहे हैं। पानी की भी ठीक तरह से सप्लाई नहीं है, कई जगह बिजली की ठीक तरह से सप्लाई नहीं हो रही। तो क्या चीज है जो आपकी सिटी के अंदर सही है? उसके बाद भी आप कहते हो कि हमारी जो सिटीज हैं वो स्मार्ट है। और मुझे शर्म आती है आप लोगों के ऊपर जो इस चीजों को मानते हैं।
बाकी सिस्टम तो हमारे गलत हैं ही, जिसमें एजुकेशन सिस्टम है, हेल्थ है, ये सब तो अपनी अपनी तरीके से गलत हैं ही। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ों को जिनको आप विकास समझ रहे हो, ये विकास नहीं है। अब बड़े हॉस्पिटल को बनाने को आप विकास समझते हो, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था, मैं उसको सिर्फ 1% ही विकास मानता हूँ। बड़ी बिल्डिंग बना देना, बहुत बड़ी बड़ी जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन कर देना और उसको एक हॉस्पिटल का नाम दे देना से ही हॉस्पिटल नहीं चलता। पूरी मैनेजमेंट भी सही होनी चाहिए हॉस्पिटल की, जो जो कि हमारे प्रदेश के अंदर सही नहीं है। हमारे प्रदेश के अंदर सही व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल्स की। बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एम्स भी आपके पास है, लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं है जैसी होनी चाहिए। अभी भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अभी भी ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ती है लोगों को कि आप देखोगे आपको शर्म आ जाएगी। पीठ पे उठा उठा कर लोग जो है पेशेंट्स को लेकर के जाते हैं कुछ इलाकों से, तो आपकी तो एम्बुलेंस भी नहीं वहां पहुंच रही है। क्या किस तरीके की आपकी सर्विस है? आप एक बड़ा हॉस्पिटल या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने की बजाय एयर एम्बुलेंस तो खरीद सकते थे, हेलीकॉप्टर्स तो खरीद सकते थे, जहां से जो बीहड़ इलाकों में पहुंचा जा सके, मुश्किल इलाकों में पहुंचा जा सके। ये तो करना जरूरी था। कम से कम रोड मैनेजमेंट तो सही तरीके से कर सकते थे, सही टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल तो कर सकते थे, सही कैमरास तो आप लगा सकते थे, और साथ ही साथ अपनी जो इमरजेंसी एम्बुलेंस सिस्टम है उसको तो इंप्रूव कर सकते थे, जो सड़कों पे हादसे होते हैं वहां पे जल्दी से पहुंच सके। कुछ तो आप कर सकते थे। वो सारे का सारा पैसा आप बिल्डिंग्स को बनाने में लगा रहे हो। तो आपको यही पता नहीं चल रहा है कि आपको पैसे का इस्तेमाल कहां पे करना है। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाने का जो काम किया जाता है, ये भ्रष्टाचार के लिए किया जाता है। क्योंकि जब बड़े बड़े टेंडर्स खोले जाते हैं तो टेंडर्स में पैसा खाया जाता है, फिर जब कंस्ट्रक्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन में पैसा खाया जाता है, जब मटेरियल खरीदा जाता है तो मटेरियल खरीदने में पैसा खाया जाता है, उसके बाद उसकी इनॉग्रेशन होती है तो उसमें पैसा खाया जाता है, फिर उसमें जब कोई सामान खरीदना होगा, अगर मान लीजिए बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें टूल इक्विपमेंट तो लगेंगी, मशीनें तो लगेंगी, तो उन मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए, खरीदने के लिए फिर पैसा खाया जाएगा, फिर ऑडिट्स में पैसा खाया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों में पैसा खाया जाता है। और ये जो सारे का सारा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इसीलिए किया जाता है कि लोगों को तो ये लगे कि विकास हो रहा है, लेकिन असल में कोई विकास ना हो। अगर आप ये सब मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत बड़ी उन्नति और प्रगति हो रही है, तो मुझे 4 चीज़ों का सिर्फ आप जो है जवाब दे दो। सबसे पहली बात, क्या हर एक को अभी फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपके जो शहर है उन शहरों में आपको सारी फैसिलिटीज सही तरीके से मिल रही हैं? सड़कों की सही व्यवस्था है? सारी जो फैसिलिटीज जो आम व्यक्ति को अपने दिनचर्या चलाने के लिए चाहिए, वो क्या आपको पूरी तरीके से मिल रही हैं? तीसरा सवाल, जितने भी ये बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बन रही हैं, क्या इनके अंदर पूरी स्ट्रेंथ है? क्या आपके पास सही टीचर्स हैं? क्या आपके पास सही डॉक्टर्स हैं? क्या आपके पास सही मशीनरी है? क्या आपके पास सही बेड्स हैं? क्या आपके पास सही इक्विपमेंट्स हैं? सही इक्विपमेंट से मेरा मतलब है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं, क्या है आपके पास? और चौथा सवाल और सबसे आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उन्नति और प्रगति के बारे में, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें अगर बन गई हैं, क्या उसके बाद भी रोड मैनेजमेंट सही है? क्या उसके बाद भी ट्रैफिक जैम नहीं हो रहे? क्या उसके बाद भी एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे? तो क्या चीज है ऐसी जो नहीं हो रही है आपके प्रदेश के अंदर, और उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि विकास हो रहा है? तो मुझे शर्म आती है। और कुदरत जो है वो अपना कहर तो आपके ऊपर बरपाएगी ही, क्यों नहीं बरपाएगी? आपने कुदरत के बारे में कब सोचा? जब कंस्ट्रक्शंस की, जब पेड़ काटे गए, जब इलीगल माइनिंग्स की गई, चलो इलीगल को भी छोड़ दो, लीगल तरीके की बात कर लेते हैं। जब लीगल रोड्स बना रहे हो, जब इलीगल माइनिंग कर रहे हो, जब लीगल तरीके से पेड़ काट रहे हो, जब आप तब नहीं सोचते हो, जब आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आता है कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना है, प्रकृति के बारे में भी सोचना है, हमें ये भी सोचना है कि हमारे प्रदेश की टोपोलॉजी कैसी है, हमारा प्रदेश किस तरीके से जो है फॉर्म हुआ है, उसमें पहाड़ हैं, उसमें किस तरीके का हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, आप उसके बारे में भी नहीं सोच रहे हो, तो आप किस चीज के बारे में सोच रहे हो? आप ये तो बताओ। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए आपने अपने प्रदेश को छोड़ा ही नहीं है। आगे आने वाले बच्चों के लिए आपने क्या छोड़ा है अपने प्रदेश के अंदर? एग्रीकल्चरल जमीन आज मान लीजिए आपके पास बहुत ज्यादा थी, आप उसके ऊपर एग्रीकल्चर करते थे, उसके बाद आपने अपने बच्चों को दी, उन्होंने एग्रीकल्चर नहीं किया, वो जमीन टुकड़ों में बढ़ती चली गई, आगे वो जो है वो जमीनों को बेचते चले गए, उसके ऊपर फिर बिल्डिंग्स बनी गई, कहीं पे ढाबे बन गए, कहीं पे रेस्टोरेंट्स बन गए, कहीं पे होटल्स बन गए, कहीं पे बड़े बड़े ऑफिसेज बन गए, कहीं पे शॉपिंग मॉल बन गए। लेकिन आपने एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जो उपजाऊ जमीन थी, आपने उस उपजाऊ जमीन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। ये बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपको बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। सिटीज को डिजाइन करना है, उसका भी एक तरीका होता है। एनवायरनमेंट के साथ जुड़ करके किस तरीके से आप सिटीज को बनाओगे, वो सबसे बड़ी बात है, वो इंजीनियरिंग है। लेकिन यहां तो कहीं पर भी कुछ भी बना दो, यही सब चलता रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर।
और हिमाचल प्रदेश की जनता इसके लिए इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो हर चीज़ को देख करके भी चुप रहती है। अगर कोई व्यक्ति आपके लिए खड़ा होता है तो उसका आप साथ नहीं देते। जो पार्टीज आपके लिए खड़ा होना चाहें तो आप उनका साथ नहीं देते। जो लोग सही मुद्दे उठा रहे हैं आप उनका साथ नहीं देते। चलिए आपने उनका साथ नहीं देना, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप खुद तो आवाज उठाएं। आप वो भी नहीं करते। आपने जो नेता जिताए हैं, चाहे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के ही जिताए हों, आप उन नेताओं से भी सही सवाल नहीं पूछते। तो आप तो कुछ करते ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो छोड़ दीजिए ना, जवाबदेही तो छोड़ दीजिए नेता की, लेकिन उसके अलावा आप खुद सवाल भी नहीं पूछते। एक बारिश हुई, एक बारिश में पूरी की पूरी सड़क टूट गई, बह गई। आप देख रहे हो जगह जगह पर नई कंस्ट्रक्शन होती है, वो कंस्ट्रक्शन टूट जाती है। तो किस तरह की कंस्ट्रक्शन है ये? किस तरह की सड़कें बन रही है? सवाल तो बनता है ना यार, कहीं तो सवाल बनता है। अब बाहर के देशों में आकर के देखिए, यहां पर क्या बारिश नहीं होती? यहां पर क्या बाढ़ नहीं आती? यहां पर क्या कभी मौसम खराब नहीं होता? आकर के देखिए तो सही कभी। और आकर के देखेंगे आपको तो पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसी ऐसी सड़कें हैं जो 100-100 साल से जीवित हैं। ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो 100-100 साल से ज्यादा जीवित हैं। 100 साल भी मैं कम बता गया हूं। ऐसे कई बिल्डिंग्स हैं जो 200-200 साल, 300-300 साल से जीवित हैं। और बहुत मुश्किल उन्होंने वेदर भी देखा होगा, सब कुछ उन्होंने देखा होगा, उसके बाद भी जीवित है। यहाँ पर एक सिस्टम जो बहुत अच्छा है, जो बाहर के देशों में अच्छा है, वो है इंजीनियर को सर्टिफाई करने का सिस्टम। जो भी ये इंजीनियर्स काम करते हैं या जो डॉक्टर्स काम करते हैं, जितने भी टेक्निकल स्टाफ है, चाहे वो प्लम्बर हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियंस हैं, चाहे वो छोटा स्टाफ हो, छोटे टेक्नीशियंस हो, चाहे वो बड़ा स्टाफ हो, बड़े टेक्नीशियंस हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इन सब के लिए एक सर्टिफिकेशन सिस्टम तैयार किया गया है। और वो जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा टफ सर्टिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें आपको एग्जाम भी देना होता है, वाइवास भी देने होते हैं, और ये प्रूव करना होता है कि आपको अपनी टेक्निकल नॉलेज है, आपको ये पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है। तो वो आपका कॉम्पिटेंसी चेक करते हैं, आपकी स्किल को चेक करते हैं, आपकी नॉलेज को चेक करते हैं। और उसके बाद जब आपको वो सर्टिफाई कर देते हैं कि आप एक बेहतरीन इंजीनियर हैं, आप एक बेहतरीन टेक्नीशियन हैं, उसके बाद ही आप सरकारी प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब बाहर के देशों के अंदर कोई इंजीनियर या टेक्नीशियन काम कर रहा है, मैं सभी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बड़े देशों में ये हो रहा है, और वो इसलिए किया जाता है कि जब कोई अच्छा टेक्नीशियन या अच्छा इंजीनियर काम करेगा तो बेहतरीन काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, और इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर सकती है। आम जनता उनकी टेक स्किल्स के ऊपर, उनकी नॉलेज के ऊपर रिलाई कर सकती है, इसलिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर ये चीज़ तो आप भूल ही जाइए कि है, लेकिन उसके साथ साथ किसी को भी टेंडर दे दिया जाएगा। ये भी नहीं सोचा जाएगा कि टेंडर जो जिसको दिया गया वो काम कर भी सकता है कि नहीं, उसके पास पूरी मशीनरी है या नहीं, उसके पास पूरे लोग हैं या नहीं, उसके पास स्किल्स नॉलेज है या नहीं, और हमारे नेताओं के अंदर भी कितनी स्किल्स हैं, हमारे नेताओं के अंदर कितनी नॉलेज है, ये कब चेक होगा? ये भी तो चेक करना हमारी ड्यूटी थी, हमने नहीं चेक किया। इसलिए मैं कहता हूँ जनता खुद जिम्मेदार है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आपदा आई है, मुझे बहुत दुख है। मैं आप सब लोगों के साथ हूँ जिन्होंने इन सब चीज़ों को झेला है। अपनी तरफ से हम मदद प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि आप सब लोग भी जाग जाइए। मुझे पता है आम लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, और उनमें से एक चीज़ ये भी है, और हमारे जो नेता हैं वो सिर्फ मज़े उड़ा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आम जनता के साथ क्या हो रहा है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि 100 करोड़ के वो अपने फ्लैट्स बना रहे हैं, उन्हें सिर्फ वो मज़े लेने हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी सैलरीज को बढ़ा दिया। इस समय पर जब हिमाचल प्रदेश को एक एक पैसे की ज़रूरत है, उस समय पर वो अपनी सैलरीज बढ़ा रहे हैं, 100-100 करोड़ के फ्लैट्स ले रहे हैं। कभी सुनने में आ जाता है कि वो लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सीधा सीधा क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि नेताओं को फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोगों के साथ क्या होता है। नेताओं को सिर्फ आपकी वोट चाहिए, उसके लिए वो आपको मूर्ख बनाते हैं, और मूर्ख बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे, मेन मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शंस के समय पे पैसा भी फेंकेंगे, इलेक्शन के समय पे शराब भी चलाएंगे। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये क्या शो करती हैं? वो ये शो करती हैं कि जनता को खरीदना बहुत आसान है, हम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, और नेता को ये पता चल चुका है कि हमको जैसे वो चाहेंगे वैसे वो नचा सकते हैं, इसलिए हमें अपनी मर्जी से वो नचाते हैं, और हम भी पागलों की तरह उनको वोट दे देते हैं। और हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें किस तरीके का नेता चाहिए, सही नेता क्या होगा, पढ़ा लिखा नेता क्या होगा, एक्सपीरियंस नेता क्या होगा। अगर कोई नया व्यक्ति है तो हम क्यों ना उस नए व्यक्ति को चांस दे दें, अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आ रही है तो क्यों ना उसको चांस दे दें। ये चीज़ें हम नहीं सोचते। और मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि किसी पार्टी को आप वोट दो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ अभी, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, कल को सच्ची बात यह है कि कल को अगर मैं भी खड़ा हो जाऊंगा तो भी आप लोग जो है, आप ही लोग वो होंगे जो बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया। ये नहीं सोचेंगे कि मेरी पढ़ाई क्या है, ये नहीं सोचेंगे कि मेरे में स्किल्स क्या है, आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे पास एक्सपीरियंसेस कितने हैं, वो सब चीज़ें आप नहीं देखोगे। यही प्रॉब्लम है, और जनता को ये चीज़ समझ नहीं होगी।
आप ये मत समझिए कि प्राकृतिक आपदा है तो इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा है, वो प्राकृतिक चीजें हैं, लेकिन प्रकृति को डिस्टर्ब भी हम लोगों ने ही किया, खराब भी हम लोगों ने किया है। और खराब हम लोगों ने कैसे किया है? क्योंकि हमारे ऊपर भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए थे, जिनको हमने ही जिता करके भेजा था। उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया, उन्होंने प्रदेश के बारे में नहीं सोचा, और हम लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोचा। यही सच्चाई है। जिस दिन आप अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे, उसी दिन आप अपने अंदर बदलाव लेकर के आओगे, और उसी दिन आप जो है सच्चाई की राह पे निकलोगे। अभी भी समय है, सच्चाई की राह पे निकलो, अच्छे लोगों को नेता बनाओ, जो पढ़े लिखे हों, एक्सपीरियंस्ड हो, उनको नेता बनाओ। और अगर आपको कोई नया विकल्प मिले तो उस नए विकल्प को भी आप चांस दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाओ, लेकिन जो भी अच्छा व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो कुछ कर सकता है, उसका साथ आपको जरूर देना चाहिए। तभी जो है बदलाव आएगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।